माइक्रो इमल्शन मेथड हमने पढ़ा था मेरा ख्याल फिजिकल क्लास में लास्ट टाइम, ठीक है। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ आज, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक से कोई नया टॉपिक हम करेंगे। माइक्रो इमल्शन मेथड के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। माइक्रो इमल्शन, पहले इसी को थोड़ा सा हम इस करेंगे, रिपीट करूंगा, फिर उसके बाद आगे फर्दर इसमें हम देखेंगे कि हाउ द माइक्रो इमल्शन मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो माइक्रो इमल्शन क्या होती है ये देखते हैं, ठीक है। तो हम हमारे लिए कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि दो इमिसिबल जो लिक्विड्स हैं उनको हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक बीकर हो, कंटेनर, उसमें दो डिफरेंट लिक्विड्स हो हमारे पास, वाटर और ऑर्गेनिक लिक्विड लाइक ऑयल या बेंजीन को लगा लें, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी जो कि ज्यादा होती है तो वो नीचे बैठ जाएगा और ऑयल जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक बाईफेज सिस्टम है, बाईफेजिक सिस्टम। इसमें टू टू डिफरेंट फेजेस हैं, ऑयल फेज एंड वाटर फेज। इनको हम ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो ऐसे लिक्विड्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स जिनको हम आपस में इजीली मिक्स ना कर सकें, उनको हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो चूंकि ऑयल जो है इसकी नॉन पोलर नेचर होती है और वाटर जो है ये पोलर नेचर होती है इसकी। पोलर नेचर से मुराद है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, आपको पता है मोस्टली दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ज्यादातर मैजिकल ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस नहीं बनते, इसलिए इनकी नेचर जो है वो नॉन पोलर होती है। तो वैसे भी आप केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है, पढ़ते हैं कि नॉन पोलर चीजें जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं और पोलर चीजें जो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं। बहुत से ऑर्गेनिक लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पोलैरिटी होती है, मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 NH2 हो या CH3OH हो, ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हीटो एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसमें जो है वो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स होते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक होते हैं लेकिन साथ में पोलर भी होते हैं, तो ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत से कार्बन एटम्स होते हैं, एक लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स की होती है, ठीक, तो इनकी नॉन पोलर नेचर होती है। इनमें बाद का कोई पोलर ग्रुप्स भी साथ में अटैच होते हैं लेकिन उसे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इनकी नॉन पोलर नेचर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है। तो इस वजह से ऐसे जो लिक्विड्स हैं उनको हम वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। खासतौर पे ऑयल्स जो होते हैं, वेजिटेबल ऑयल है फॉर एग्जांपल, वेजिटेबल ऑयल जो है ये ट्राई ग्लिसरॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये ग्लिसरॉल है, और अगर इसका फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन करें, फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनमें लॉन्ग कार्बन चेन होती है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो एसिड 3 मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ, ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अगर लिखूं फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स और ये ग्लिसरॉल, तो ये आपस में रिएक्ट करके एस्टर बनता है, ठीक है, इस तरह से OCO और फिर आगे ऑर्गेनिक चेन, इस तरह से एक मॉलिक्यूल, फिर ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल और फिर ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। या कार्बन चूंकि टेट्रावेलेंट है तो आपको पता है कि इसके 2 बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, चलिए लिख देते हैं ऐसे, ठीक है।
तो इस ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो जो फैट्स होती हैं जैसे वेजिटेबल फैट्स या एनिमल फैट्स, ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जो कुछ और भी फैट या ऑयल होते हैं, जैसे पैराफिन ऑयल है, पैराफिन ऑयल का आपने नाम सुना होगा। ये पैराफिन ऑयल ये पेट्रोलियम से हासिल होता है, और इसमें फैटी एसिड्स नहीं होते बल्कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स की, और नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो इस वजह से, नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होते। तो ऐसे लिक्विड्स का अगर हमारे पास कोई पेयर हो तो हम उसको कहेंगे कि ये इममिसिबल लिक्विड्स हैं, which are not miscible, which are not mixable with each other। तो इनको मिक्स करने के लिए we have to apply some force, यानी अगर हम इसके अंदर स्टीरर डालें और हम इसकी स्टीयरिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑयल के जो है वो ड्रॉप्स वाटर में आ जाएंगे और वाटर के ड्रॉप्स जो है वो ऑयल में चले जाएंगे कुछ देर के लिए। लेकिन जैसे ही हम स्टीयरिंग वगैरह इसको स्टॉप करते हैं और वी लेट इट स्टे फॉर सम टाइम, तो दोबारा से दोनों फेजेस जो हैं फिर सेपरेट हो जाती हैं, ऑयल अलग हो जाता है और वाटर अलग। ठीक है, बिकॉज बाय नेचर दीज टू लिक्विड्स दे आर नॉट मिक्सेबल। तो इनको मिक्स करने के लिए हम बाज़ दफा इमल्सिफायर यूज करते हैं। इमल्सिफायर या सरफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। सरफेक्टेंट भी इसी किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनमें एक लॉन्ग चेन होती है और साथ में एक पोलर हेड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग चेन है वो उतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, मसलन 8 कार्बन 10 कार्बन, इससे ज्यादा इनकी लेंथ नहीं होती, और एंड के ऊपर एक पोलर मॉलिक्यूल लगा होता है। जैसे सल्फोनिक एसिड ग्रुप है या माइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, या बाज़ दफा जो है वो थायोल ग्रुप। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सरफेक्टेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं। सरफेक्टेंट्स या सरफेस एक्टिव एजेंट्स जब हम किसी लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं तो वो खुद को उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो अरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर में इनको ऐड करेंगे तो इनके पोलर हेड्स वाटर के अंदर चले जाएंगे और नॉन पोलर जो टेल्स होंगी वो सरफेस के ऊपर ऐसे डेंगलिंग वो होंगी एयर के अंदर। ठीक है, अगर हम इसको ऑयल के अंदर ऐड करते हैं सरफेक्टेंट को, अगर हमारे पास ऑयल हो इसके अंदर किसी सरफेक्टेंट को ऐड करें तो फिर होगा कि पोलर जो इनके हैंड्स हैं वो बाहर रहेंगे लिक्विड से, और नॉन पोलर टेल्स जो हैं वो इनकी अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम एक बाइफेजिक सिस्टम जैसे ये ऊपर हमने बात की, इसमें हम सरफेक्टेंट को ऐड करते हैं तो इसमें भी पोलर हेड जो है वो वाटर में आ जाएंगे और नॉन पोलर टेल्स जो है वो ऑयल के अंदर चली जाएंगे। ये अपने आप को दोनों के इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस से मुराद है कि दोनों की जो बाउंड्री है दोनों लिक्विड्स की, इंटरफेस से खुद को सेटल कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स इनको हम इसलिए कहते हैं, या सरफेक्टेंट्स इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे ब्रेक द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को ये ब्रेक कर देते हैं। और सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन एक टेंशन है, एक फोर्स होती है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय सरफेस ऑफ अ लिक्विड। कोई भी लिक्विड है उसकी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल द साइड्स एक्सेप्ट फ्रॉम द अप साइड। ठीक है, तो एक नेटवर्क डाउनवर्ड पुल सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं।
और ये किस वजह से होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो ये सरफेस टेंशन जो है ये भी अलाउ नहीं करता कि कोई चीज जो है वो किसी लिक्विड के अंदर डिप हो या वो उसमें वेट हो। तो इस सरफेस टेंशन को ब्रेक करने के लिए हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज करते हैं, जो इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो रेंज हो जाता है। यानी जब सरफेस डिस्टर्ब हो जाती है तो ज़्यादा फिर सरफेस टेंशन भी खत्म हो जाता है। और दूसरा ये करते हैं कि ये बनाते हैं माइसल्स। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। माइसल्स बनाते हैं। माइसल्स तब बनेंगे जब सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो CMC से ज्यादा होगी। यानी CMC क्या है? क्रिटिकल micelle concentration. Critical micelle concentration is the concentration, minimum concentration of a surfactant which is required to make the micelles. यानी ये मिनिमम कंसंट्रेशन है। अगर CMC से कंसंट्रेशन कम होगी सरफेक्टेंट की किसी लिक्विड के अंदर तो फिर माइसल्स नहीं बनेंगे। तो माइसल्स बेसिकली क्या होते हैं कि सरफेक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी लिक्विड के अंदर स्फेरिकल असेंबलीज बना लेते हैं। स्फेरिकल होते हैं, यानी अगर वाटर के अंदर है तो पोलर हेड जो है वो बाहर की तरफ होंगे और नॉन पोलर टेल्स जो है वो अंदर की तरफ होंगी और ये वेसिकल्स बन जाते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमें ये लग रहा है जैसे ये सर्कुलर शेप है, सर्कल की तरह, लेकिन इनफैक्ट ये एक 3 डायमेंशनल स्फीयर की शक्ल में बन जाते हैं। उनको हम कहते हैं माइसल्स। अगर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर हम सरफेक्टेंट ऐड करेंगे तो उस तरह से माइसल बनेंगे कि पोलर एंड्स बाहर और नॉन पोलर टेल्स अंदर। अगर हम सरफेक्टेंट को ऐड करते हैं किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में लाइक ऑयल के अंदर तो फिर टेल्स जो हैं वो बाहर की तरफ होंगी और पोलर एंड्स जो हैं वो अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, यानी इंटीरियर इसका जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा जिसमें वाटर डिस्पर्स हो सकता है, और यहाँ पे इंटीरियर जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा जिसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आ सकते हैं। सरफेक्टेंट की इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करते हुए हम दो इनमिक्सेबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो जब बाइफेजिक सिस्टम जिसमें ऑयल एंड वाटर दोनों होगा उसमें हम ये सरफेक्टेंट ऐड करते हैं और फिर उसको हम शेक करते हैं तो उससे ये माइसल्स बनती हैं, और माइसल्स के अंदर जो एक फेज है वो उसमें डिस्पर्स हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी फेज जो है वो ज्यादा और कौन सी फेज कम है। ठीक है, मसलन अगर हम ऐसे माइसल बनाए, सॉरी इमल्शन ऐसे बनाए कि वाटर जो है वो ज्यादा हो और ऑयल जो है वो उसमें कम हो, ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा हो, ऑयल कम हो, तो और इसमें हम सरफेक्टेंट्स को ऐड करें तो फिर जो माइसल्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि वाटर के अंदर माइसल्स बनेंगे और इन माइसल्स के अंदर ऑयल जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑयल फिर अलग से सेपरेट नहीं होगा बल्कि उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। हम जब स्टीयरिंग करेंगे तो दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे और सॉल्यूशन जो है वो क्लाउडी सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ऑयल जो है वो माइसल्स के अंदर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में डिस्पर्स हो चुका है। ऑयल यहाँ पे आ जाएगा इंटीरियर में। ठीक है, और वाटर जो होगा इस केस में कहलाएगा कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस फेज और ऑयल कहलाएगा इसमें डिस्पर्स्ड फेज। और इसी तरह से अगर ऑयल ज्यादा हो और वाटर कम हो तो फिर इसका उलट प्रोसेस होगा। उस सूरत में ऑयल जो होगा वो एक कंटिन्यूअस फेज होगा और वाटर डिस्पर्स फेज होगा। तो अब ये सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा बिकॉज
The oil, it did not get solubilized in the water, but it is dispersed within the micelles. तो solution जो होगा वो cloudy सा होगा, लेकिन वो somewhat stable होगा. Cloudy solution, इस चीज को हम कहते हैं emulsion. ये ऑयल को हमने वाटर के अंदर इमल्सिफाई कर दिया बाय यूजिंग सरफेक्टेंट और इमल्सिफायर. तो ये बात होगी इमल्शन की. अब इमल्शन जो हमने कहा था कि दो किस्म की होती हैं, मैक्रो इमल्शन और माइक्रो इमल्शन. ठीक है. एक और बाज़ दफा लिखते हैं नैनो इमल्शन. नैनो इमल्शन और माइक्रो इमल्शन बेसिकली एक ही चीज होती है. द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द साइज ऑफ माइसल्स. अगर माइसल्स जो है वो लार्ज हों, यानी मे बी शायद लार्ज माइसल्स हों जिनका साइज जो है वो मोर देन 200 नैनोमीटर, या आपको लिखा हुआ है अभी तक, तो इस सूरत में हम इसको मैक्रो इमल्शन कहेंगे. और अगर वो लेस देन साइज माइसल्स का लेस देन 200 नैनोमीटर हो तो फिर हम उसको माइक्रो इमल्शन या उसको नैनो इमल्शन कहेंगे. नैनो इमल्शन के लिए फर्दर साइज बाज जगह इंडिकेट किया होता है कि 10 to 100 नैनोमीटर अगर साइज हो तो फिर हम उसको नैनो इमल्शन भी कह सकते हैं. बहरहाल मैक्रो इमल्शन जो होती हैं दे आर नॉट वेरी स्टेबल. इनको हम लॉन्गर जो ड्यूरेशन के लिए हम इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है वो माइसल्स जो है वो आपस में क्वेल्स हो जाती हैं और दोनों फेस अलग हो जाते हैं और सरफेक्टेंट जो है वो इनकी इंटरफेस पे सेट हो जाता है. लेकिन माइक्रो इमल्शंस जो हैं दे आर वेरी स्टेबल. इनको हम रख सकते हैं इवन फॉर ईयर्स. मैक्रो इमल्शंस दे आर, और क्या डिफरेंस है, क्लाउडी इन नेचर, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, या ये क्लाउडी होती हैं या ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट से मुराद है कि थोड़ी बहुत लाइट को पेनिट्रेट इनमें से, मसलन ट्रांसपेरेंट टू सम एक्सटेंट. मोस्टली ये क्लाउडी होती हैं. ठीक है. लेकिन माइक्रो इमल्शन जो होती हैं ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, जस्ट लाइक ट्रू सॉल्यूशंस, बट इन फैक्ट दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस, दे आर आल्सो कोलोइडल्स. ये भी क्लोइडल हम किसी भी ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें कोई एक चीज जो है वो दूसरे के अंदर फाइन पार्टिकल्स की शक्ल में डिस्पर्स हो, उसको हम क्लोइडल. तो हैं तो दोनों ही क्लोइडल, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होती हैं क्योंकि माइसल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है नैनो स्केल के अंदर, और ये क्लाउडी होती हैं. मैक्रो इमल्शंस जो है वो थर्मोडायनेमिकली these मैक्रो इमल्शंस दे आर अनस्टेबल, और ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती हैं. फिर हमने कहा इनका सरफेस एरिया मैक्रो इमल्शंस का लो होता है, और माइक्रो इमल्शंस का सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल स्मॉल होते हैं, माइसल्स स्मॉल होती हैं, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. फिर हमने कहा कि ये एनआइसोट्रॉपिक होती हैं, कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, दे आर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन फ्रॉम विच डायरेक्शन वी आर मेजरिंग. लेकिन ये चूंकि होमोजीनियस टाइप सिंगल फेज होती हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए इनकी ये आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं. और मैक्रो इमल्शंस जो है इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और माइक्रो इमल्शंस की विस्कोसिटी लो होती है. तो ये कुछ डिफरेंसेस मैक्रो और माइक्रो इमल्शन के दरमियान हम कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद हमने कहा था कि माइक्रो जो इमल्शंस हैं इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इनको करेक्टराइज करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं. इसमें SEM
भी यूज़ होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उसके बाद DLS यूज़ होता है, डायनामिक लाइट स्कैटरिंग। समटाइम्स XRD भी यूज़ किया जाता है। फिर और जो टेक्निक्स हैं लाइक कंडक्टिविटी मीटर, कंडक्टिविटी और विस्कोसिटी मेजरमेंट्स, इस किस्म की टेक्निक्स यूज होती हैं इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज दीज एमल्शंस। एक और चीज हमने ये देखी थी कि माइसल्स के बारे में हम कहते हैं कि माइसल्स जो है वो नॉर्मल माइसल्स और रिवर्स माइसल्स, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको अक्सर जो है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मल माइसल्स और रिवर्स माइसल्स जो है वो क्या होती हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वाटर इन ऑयल जो इमल्शन होगी, इसमें इसको हम रिवर्स इमल्शन कहेंगे और इसके अंदर रिवर्स माइसल्स होते हैं कि वाटर जो है वो इन विद इन द माइसल्स डिस्पर्स होगा। किसके अंदर? ऑयल फेज के अंदर। ऑयल के अंदर ये माइसल्स बनेंगे, वाटर अंदर होगा और ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, ठीक है। और जो ऑयल इन वाटर इमल्शन होती है इसको हम नॉर्मल इमल्शन कहेंगे। ये ऑयल जो है वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में माइसल्स के अंदर डिस्पर्स होता है और ये वाटर जो है इसमें एक्ट करता है एज कंटिन्यूस फेज। अब हम इनकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो इमल्शंस। इनको जिस साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया उसके नेम के ऊपर हम इनको कहते हैं विंसर टाइप 1, विंसर टाइप 2, इस तरह से। विंसर टाइप 1 इमल्शंस क्या होती हैं? यही जो हमने पहले बात की है, नॉर्मल इमल्शन और रिवर्स इमल्शंस, इन्हीं को एक और भी नाम देते हैं विंसर टाइप 1 एंड विंसर टाइप 2। तो विंसर टाइप 1 जो इमल्शन है, दे आर ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शन। ये विंसर टाइप 1, विंसर टाइप 2 ये स्पेसिफिकली माइक्रो इमल्शंस के लिए लफ्ज जो है यूज होते हैं। तो ऑयल इन वाटर जो भी हमने कहा कि droplets of oil, they are dispersed dispersed in water with excess of oil at top। इससे मुराद है कि अगर आप ऑयल इन वाटर इमल्शन बना रहे हैं और आपके पास जो कंटिन्यूस फेज है वो वाटर है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल जो है वो उसमें ऐड करते हैं और फिर उसके बाद आप सर्फेक्टेंट्स ऐड करते हैं और फिर इसकी स्टीयरिंग करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो इमल्शन बने वो ऑयल इन वाटर इमल्शन हो, क्योंकि ऑयल वाटर जो इसमें कंटिन्यूस फेज होगा तो आपके पास ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो या माइसल्स के अंदर वो वाटर में डिस्पर्स होंगे, ठीक है। और अगर कोई एक्सेस ऑयल रहेगा तो वो इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा माइसल्स होंगे उतना ऑयल उसमें डिस्पर्स हो जाएगा और जो एक्सेस ऑयल होगा वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी जो टाइप है उसको उसने कैटेगराइज किया एज विंसर टाइप 1। विंसर टाइप 1 माइक्रो इमल्शन। दूसरी जो विंसर टाइप 2 इमल्शन है, उसमें इसका रिवर्स होगा कि आप इमल्शन बनाते हैं ऑयल के अंदर
ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज है और उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, वाटर, और सरफेक्टेंट ऐड करते हैं और स्टीरिंग वगैरह करते हैं, तो आपके पास जो इमल्शन बनती है वो वाटर इन ऑयल, जिसको आप रिवर्स इमल्शन भी कहते हैं, और इसको दूसरा नाम जो है विंसर टाइप 2 इमल्शन कहते हैं। और इसमें रिवर्स माइसल्स बनती हैं। वाटर इज डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स विद इन द माइसल्स इन कंटिन्यूअस ऑयल फेज। ऑयल जो है यहाँ पे कंटिन्यूस, एंड एक्सेस वाटर इज, जो एक्सेस वाटर होता है वो चूंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है, एक्सेस वाटर। पहले में हमने कहा था कि एक्सेस ऑयल अपनी लो डेंसिटी की वजह से टॉप पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस वाटर जो है अपनी हाई डेंसिटी की वजह से बॉटम के ऊपर इसके आ जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो इमल्शन होगी वो हमारी माइक्रो इमल्शन होगी, और इसके अंदर रिवर्स माइसल्स बनते हैं। एक तीसरी टाइप भी इसकी होगी, इसको हम कहेंगे विंसर टाइप 3, और इनको हम बाई कंटिन्यूस इमल्शंस भी कहते हैं, बाई कंटिन्यूस इमल्शंस या माइक्रो इमल्शंस। जिसमें ये होगा कि ऑयल और वाटर को आपने मिक्स किया और सरफेक्टेंट को ऐड करके इसको अच्छी तरह से स्टीर किया, तो हमारे पास इमल्शन बन जाती है, ठीक है, लेकिन जो एक्सेस ऑयल होगा वो टॉप के ऊपर होगा और एक्सेस वाटर जो है बॉटम के ऊपर हो, और दरमियान में जो इमल्शन है ना इसमें वाटर कंटिन्यूस फेज हो ना इसमें ऑयल कंटिन्यूस फेज हो, बल्कि ये बाई कंटिन्यूस हो। इसमें माइसल्स नहीं बनते बल्कि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनते हैं, वो मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो हम कहते हैं कि रिवर्स माइसल्स बनते हैं कि वाटर अंदर और पोलर हेड्स अंदर की तरफ होंगे और टेल्स जो है वो बाहर की तरफ होंगे, और यहाँ पे नॉर्मल माइसल्स बनते हैं कि टेल्स जो है वो अंदर की तरफ और पोलर हेड्स जो है वो बाहर की तरफ। यहाँ पे कोई माइसल्स नहीं बनेंगे, यानी वो सर्कुलर माइसल्स नहीं बनेंगे जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं, बल्कि एक बाई कंटिन्यूस इमल्शन बनेगी जिसमें लेयर अपॉन लेयर जो है वो ये माइसल्स अपना सरफेक्टेंट्स सर्कुलर माइसल्स बनाने की बजाय वो एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें ऑयल एंड वाटर दोनों जो मिक्स हुए होते हैं इक्वल अमाउंट्स में, और इसलिए हम इसको बाई कंटिन्यूस इमल्शन कहते हैं। ठीक है, और बाई कंटिन्यूस जो इमल्शन, जो ऊपर हमने दोनों इमल्शंस देखी हैं, इनमें न्यूटोनियन फ्लो होता है। न्यूटोनियन फ्लो से मुराद है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन जो लॉज हैं उनके तहत जैसे लिक्विड्स जो हैं फ्लो करते हैं, बिकॉज दो बोथ बिहेव एज लिक्विड्स, लेकिन ये वाली जो बाई कंटिन्यूस ये थिक काइंड ऑफ पेस्ट बन जाती है विच मे और मे नॉट शो द न्यूटोनियन फ्लो एंड इट, बट इट मे समटाइम्स शो प्लास्टिसिटी, जो कि एक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात इमल्शंस के बारे में, ये डायनेमिक सिस्टम्स होते हैं, इनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इससे मुराद है कि जो माइसल्स हैं, यानी जो माइसल्स बनते हैं वो आपस में क्वेल्स भी होते हैं, ठीक है, और फिर सेपरेट भी हो जाते हैं।
यानी ऐसे नहीं है कि बस एक दफा जो माइसल्स बन गए वो माइसल्स ही रहेंगे। माइसल्स जो है वो ब्रेक भी हो जाते हैं, आपस में वो मिलते भी हैं, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बबल्स हों। वो आपस में मिलते भी हैं और फिर सेपरेट भी हो जाते हैं। लेकिन इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो एक इन डिफरेंट जो टाइप्स हैं इमल्शंस की, इसी के बेस के ऊपर एक ऐसे फेज डायग्राम हम बनाते हैं जिसमें एक एंड पे फर्ज करें ऑयल, यानी एक ग्राफिकल सी रिप्रेजेंटेशन, दूसरे एंड पे वाटर को रखें और यहाँ पे हम सरफेक्टेंट को रखें। तो ये इंडिकेट करता है कि अब माइक्रो इमल्शंस बनाने के लिए हमें तीनों की राइट अमाउंट्स चाहिए। अगर वाटर और ऑयल की बिल्कुल राइट अमाउंट हो और उसमें सरफेक्टेंट की राइट अमाउंट हो तो फिर माइक्रो इमल्शंस बनेंगे। और अगर इनकी राइट अमाउंट नहीं होगी तो फिर उससे मैक्रो इमल्शन बनेगी। ठीक है, मसलन ये जो रीजन्स मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, ये रीजन रिप्रेजेंट करता है ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शन को, और ये रीजन रिप्रेजेंट करता है वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्शन। और इन बिटवीन जो रीजन है वो सारा मैक्रो इमल्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, खासतौर पे ये वाला। ठीक है, अच्छा इससे मुराद है कि मसलन इस एंड के ऊपर ऑयल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस एंड के ऊपर वाटर की कंसंट्रेशन, इस एंड के ऊपर सरफेक्टेंट्स ज्यादा है। सो एज वी गो अवे फ्रॉम द ऑयल दिस कॉर्नर, इट मीन्स कि हम ऑयल की जो अमाउंट है वो कम कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी एक राइट अमाउंट होगी और वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी और इसकी अमाउंट कम होगी और सरफेक्टेंट जो है उसकी भी अमाउंट यानी प्रॉपर होगी तो फिर माइक्रो इमल्शन बनेगी। और इस तरह से अगर वाटर कम होगा और ऑयल ज्यादा होगा तो फिर सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन नॉर्मल होगी, CMC से ज्यादा होगी तो फिर हमारे पास रिवर्स इमल्शन बनेगी। और अगर सरफेक्टेंट कम हो, इन दोनों की इक्वल अमाउंट्स हो तो फिर हो सकता है मैक्रो इमल्शन बने या बाई कंटिन्यूस इमल्शन बने। इस तरह से जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं माइक्रो इमल्शंस के, उसके अंदर बुक के अपना एक रिव्यू आर्टिकल है, उसमें इसकी चीज की एक्सप्लेनेशन दी हुई है सारी। अब अगर हम बात करें इनकी फार्मूलेशन की, इनको कैसे बनाते हैं फार्मूलेशन, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। माइक्रो इमल्शंस दे आर मेड लाइक किचन रेसिपीज, के आप खुद ही मसलन डिसाइड करते हैं कि कितना ऑयल और कितना वाटर और कितना सरफेक्टेंट और कौन सा सरफेक्टेंट आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर इसकी रेसिपीज मिल जाएंगी कि आपको किस किस्म की मल्शन चाहिए जिसमें माइसल्स का साइज जो है वो कितने नैनोमीटर हो। तो रिसर्च पेपर्स कंसल्ट करके आप डिजायर्ड जो माइक्रो इमल्शन बना सकते हैं। कोई इसमें मोलर रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे केमिकल रिएक्शंस में आमतौर पे होता है कि इसके इतने मोल्स के साथ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक समझ लें कि रेसिपीज होती हैं जो आपको मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स में मिल जाएंगी। हर बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो मे बी डिफरेंट भी हो सकता है, रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले तो सरफेक्टेंट जो है वो किस किस्म का होना चाहिए। सरफेक्टेंट्स की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें कुछ लिपोफिलिक होते हैं सरफेक्टेंट्स, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। लिपोफिलिक से मुराद है कि उनमें जो पोलर एंड है वो ज्यादा डोमिनेट होता है, जो नॉन पोलर एंड ज्यादा डोमिनेट, जो हाइड्रोफिलिक है उनमें पोलर एंड ज्यादा डोमिनेट होता है। फिर इनमें कैटायनिक और एनायनिक भी होते हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक सरफेक्टेंट्स कि ये जो पोलर एंड है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको कैटायनिक बनेगा और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो एनायनिक होगा। और भी बहुत से, अच्छा एक और चीज होती है सरफेक्टेंट्स के साथ, को सरफेक्टेंट्स। Co-surfactants are the chemical compounds which help the surfactants to make the emulsions or to make the micelles.
तो को सरफेक्टेंट्स कुछ साल्ट्स वगैरह बहुत दफ़ा यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शंस। और भी इसके अलावा फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, pH, ठीक है, स्टीयरिंग स्पीड या आरपीएम जिसको हम कहते हैं। फिर इम्प्योरिटीज, तो इम्प्योरिटीज वो भी इसकी फॉर्मेशन पे इफेक्ट कर सकती हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो दे शुड बी ऑल इन राइट अमाउंट टू मेक अ सक्सेसफुल emulsion with desired parameters। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी जो फाइनल एप्लीकेशन है माइक्रो इमल्शन की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस इमल्शन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। क्या आप उसको ड्रग डिलीवरी के लिए एज सच यूज़ करना चाहते हैं या उसको आप और कोई एप्लीकेशन है लाइक ऑयल कटिंग कि ऑयल को डिसॉल्व करने के लिए, या उसको नैनो मटेरियल्स प्रिपरेशन के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर नैनो मटेरियल्स के अंदर भी नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं, नैनो वायर्स बनाना चाहते हैं, नैनो रॉड्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई डिफरेंट शेप या नैनो ट्यूब्स। तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेक्टेंट। ये सरफेक्टेंट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो ब्रांच्ड है या एक से ज़्यादा उसके अंदर पोलर हेड्स हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो डायनामिक जो मैंने इक्विलिब्रियम की बात की है, ठीक है। तो ये डायनामिक जो इक्विलिब्रियम की मैंने बात की है वो माइसल्स के केस में भी हम उसको कह सकते हैं ऐसे कि कोई भी जो माइक्रो इमल्शन होती है उसमें सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रैंडम जो होते हैं, ठीक है? और माइसल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो माइसल्स और सरफेक्टेंट्स जो है इनके दरमियान भी एक इक्विलिब्रियम होता है। ये माइसल्स ऐसे नहीं है कि माइसल्स जो है वो बन गई हैं और फिर वो बनी रहती हैं, उसमें वो ब्रेक डाउन भी रहती हैं। सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स माइसल्स को छोड़ के चले जाते हैं और फिर वापस आके फिर उसी तरह से साथ भी अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफी है इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। हाँ कमा साहब खत्म होगी क्लास आज, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि नैनो इनको हम कैसे यूज करते हैं नैनो मटेरियल्स प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फिर एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कोई सरफेक्टेंट्स को एक्सप्लेन करें काइंडली दोबारा से। तो सरफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो खुद तो वो सरफेक्टेंट नहीं होते लेकिन वो हेल्प करते हैं सरफेक्टेंट्स की इन ऑर्डर टू मेक द इमल्शंस, उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे डिफरेंट सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, तो उनके साथ ही हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो को सरफेक्टेंट्स की भी आपको बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज।